नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए एक टॉपिक देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु। भारत की जलवायु आपने पढ़ी होगी। यूपी की जलवायु पेपर 6 में आपसे पूछी जाएगी, ये पेपर फर्स्ट में पूछी जाएगी और ये जो जलवायु है ये पेपर 6 में पूछी जाएगी। एक सामान्य सा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जलवायु पर चर्चा कीजिए। दूसरा एक प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश में उपोष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चर्चा कीजिए। दो प्रश्न ये हो गए। पहला है उत्तर प्रदेश की जलवायु, इस पर आपको चर्चा करना है। दूसरा मैंने कहा कि भारत की जलवायु से तुलना करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और तीसरा प्रश्न इसी के अंतर्गत हम देखेंगे, यूपी की ऋतुएं, कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं, इस पर सामान्य सा एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी में आंसर जब भी कीजिएगा तो मैप को साथ में रखिएगा। बिना मैप के, यानी कि साथ में रखने का मतलब यह है कि आपको मैप बनाना है। बिना मैप के कोई आंसर ज्योग्राफी में कंप्लीट नहीं होता है। जहां पर मैप की जरूरत है वहां पर मैप जरूर बनाएं, फालतू मैप बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जलवायु क्या होती है, तो दो चीजें आपने सुनी होंगी, एक मौसम और एक जलवायु। एक गाना है ना, आज जलवायु बड़ा सुहाना है, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। आज मौसम रंगीन है, खुशमिजाज है, अच्छा है, बुरा है, ज्यादा उमस वाला है, इस तरीके की बातें होती हैं। यानी आज का जो है, घंटे दर घंटे जो चल रहा है, दिन प्रतिदिन जो चल रहा है, महीने दर महीने जो चल रहा है, तो अल्प अवधि के लिए, यहां पर अल्पावधि के लिए जो हम लेके चलते हैं वो मौसम होता है। और इसी को जब हम लार्ज स्केल पे देखते हैं, लगभग ये समय हो जाए 30 साल इसके आसपास, तो ये जलवायु होता है। अब कैसे देखते हैं? आज का मौसम हम कहते हैं बड़ा गर्मी वाला है, बड़ा उमस वाला है, तो कौन सी चीजें आती हैं? हम तुरंत देखते हैं वायुदाब महसूस करते हैं, आर्द्रता, है ना, वायु का रुख क्या है ये भी इसमें आता है, रेनफॉल, वर्षा आती है कि नहीं आती है, और सबसे महत्वपूर्ण है तापमान। और इसी के आधार पर हम कहते हैं मौसम कैसा है, आज का, एक हफ्ते का, इस महीने का। मई जून में बड़ी गर्मी पड़ेगी, दिसंबर जनवरी में बड़ी ठंडक पड़ेगी, मार्च का मौसम खुशनुमा होगा, नवंबर अक्टूबर में बहुत बढ़िया सा हल्की गर्मी, हल्की ठंडक से मिक्स करके मौसम होगा। जलवायु शब्द यूज नहीं करते हैं। यही जब 30 सालों का हम देख लेते हैं तो उसको जलवायु कहते हैं। तो जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में मौसम का दीर्घकालिक प्रतिरूप है। कैसा प्रतिरूप है? दीर्घकालिक प्रतिरूप है। और मौसम घंटे दर घंटे, दिन दर दिन, महीने दर महीने, साल दर साल बदलता रहता है। और किसी भी क्षेत्र का जब आप मौसम प्रतिरूप देखते हैं तो वो आमतौर पर लंबे समय का 30 साल का ले लिया जाता है। इसी को जलवायु कहते हैं। मौसम प्रतिरूप जब लंबे समय का ले लिया जाता है, यानी कि जलवायु इक्वल टू लंबा मौसम प्रतिरूप। अगर ऐसा कहा जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां पर जो जलवायु है ये लंबे समय के लिए है और जो मौसम है ये अल्प अवधि के लिए है, बस इतना अंतर है। जलवायु किन कारकों से प्रभावित होती है, पेपर फर्स्ट में भी ये आपके काम आएगा और ये बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके पेपर 6 के लिए। उत्तर प्रदेश की भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तो वही होंगे, अक्षांश, महाद्वीपीय प्रभाव, हिमालय की उपस्थिति और वायुदाब, यही तो होंगे। उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है।
यहां पर इसकी स्थिति देखेंगे तो ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के नॉर्थ में स्थित है ना। और नॉर्थ में स्थित होने के कारण फर्स्ट पेपर में आपने पढ़ा होगा क्या स्थितियां पाई जाएंगी। ज्यादा टेम्परेचर तो मिलेगा नहीं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं मिलेगा, लेकिन दैनिक और वार्षिक तापांतर यहां पर अधिक मिलेगा। इसी कारण से क्या होता है, दैनिक या वार्षिक ये जो तापांतर है ये क्या है, अधिक मिलेगा। तो यहां की जो जलवायु परिस्थितियां हैं ये विषम जलवायु परिस्थितियां पाई जाएंगी। ठीक है, यहां पर ऐसी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाएंगी कि हमेशा वर्षा हो, यहां पे ऐसी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाएंगी कि वर्षा हो ही ना, मध्य की स्थिति पाई जाएगी। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप छोड़ दीजिए, मध्य की जलवायु स्थितियां यहां पर पाई जाएंगी। महाद्वीपीय प्रभाव की बात करें तो हमारा जो प्रदेश है वो समुद्र से काफी दूर है, समुद्री प्रभाव नहीं है। हमारा ये जो प्रदेश है उसमें समुद्र का कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये एक स्टेट के तौर पे देखा जाए तो लैंडलॉक है, तट नहीं है, तटीय स्थिति नहीं है, इस कारण से समुद्री प्रभाव नहीं है। समुद्री प्रभाव नहीं है यानी कि समकारी प्रभाव नहीं है, समकारी प्रभाव यहां पर नहीं है। यहां पर गर्मियों में गर्मी होगी और साथ में सर्दियों में सर्दी होगी, दोनों स्थितियां पाई जाएंगी। ऐसा हमारे यहां जैसे बॉम्बे आप चले जाएंगे तो वहां पे न ज्यादा गर्मी होगी न ज्यादा ठंडक होगी, उमस भले हो। आप गोवा चले जाएंगे, तट के किनारे हैं, न ज्यादा गर्मी होगी न ठंडी होगी, उमस भले हो। उमस होना अलग चीज है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा नहीं, क्योंकि समकारी प्रभाव। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश समुद्र से काफी दूर पर स्थित है, अंदर स्थित है। हिमालय की उपस्थिति, अगर हिमालय ना होता तो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर जाती, मध्य एशिया की ठंडी हवाएं यहां आ जाती कि नहीं आती। और यहां पर जब आती तो वो पूरे उपमहाद्वीप को ठंडा कर देती, उत्तर प्रदेश को ही नहीं पूरे महाद्वीप को, है ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियों का प्रभाव मध्य एशिया की अपेक्षा कम रहता, लेकिन प्रभाव तो पड़ता ना। हिमालय के द्वारा मानसूनी पवनों को रोक लिया जाता है, यह भी एक प्रभाव है। मानसूनी पवनों को रोक लिया जाता है, रोका जाना ये भी इसके कारण होता है। तो इन दोनों कारणों से अगर ये रोका ना जाता तो ये हवाएं उधर पार करके जाती और उधर हिमालय के उस पार वाले क्षेत्र में जो तिब्बत का क्षेत्र है, फिर आगे चाइना, वहां तक प्रभाव डालती। यहां पे रोक लिया जाता है तो यहां पे वर्षा ये कर देती है, मानसूनी पवनें। नहीं तो ये मानसून का जो पूरा अभी आप देख रहे हैं पैटर्न, ये आपको नहीं मिलता। तो हिमालय की उपस्थिति इस तरीके से इन दोनों प्रभावों को यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिमालय किस तरीके से यूपी की जलवायु को प्रभावित करता है। ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहां अच्छा खासा टेम्परेचर पाया जाता है। मैंने कहा ना कि यहां समकारी प्रभाव नहीं है। तो अगर आप ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे, मैदानी भागों में जाइए तो मैदानी भाग में टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने के कारण जहां भी टेम्परेचर हाई होगा वहां पे प्रेशर लो होता है। प्रेशर लो होने के कारण यहां पर अपेक्षाकृत, ये यूपी है, यूपी में अपेक्षाकृत ये आपका इंडिया है, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर का विकास हो जाता है। तो ये जो हवाएं हैं समुद्र की तरफ से इधर उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित होती हैं, और ये क्या है, ये मानसूनी पवनें हैं, और इन पवनों के कारण यहां पर वर्षा होती। ऊपरी वायु संचरण भी मानसून की
मानसून के आगमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो जेट हवाएं हैं उत्तरी भारत में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ को लाने के लिए उत्तरदायी होती है। इस तरीके से, और ठीक इसका उल्टा, जब शीत ऋतु आएगी तो यहां पर मैदानी भाग का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जब वो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर यहां पे कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये अब हवाओं को आकर्षित नहीं करेंगी। तो हमारे यहां जो वर्षा होती है वो कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। मानसून कब आता है? ग्रीष्म ऋतु में। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले ये 4 कारक हमने देखे। इन चारों को तैयार रखिएगा, और ये यूपी में ही नहीं, ये भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले भी कारक हैं, आपको वहां पर भी ये मदद करेंगे। बात समझ में आ गई? अब उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उसको कैसे बांटा जाए? उत्तर प्रदेश की जो अक्षांशीय स्थिति है, एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का जलवायु वर्गीकरण कीजिए। तो जलवायु वर्गीकरण आप कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश का जलवायु वर्गीकरण में इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है इसका महत्व है। अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार, कर्क रेखा के उत्तर में इसकी अवस्थिति, और इसी कारण से यहाँ की जो जलवायु है उसको हम उपोष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु कहते हैं। किस तरीके की जलवायु कहते हैं? उपोष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु। जो कारक हमने बताए उन्हीं कारणों को आप लिख देंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यहां की जलवायु इस प्रकार की क्यों पाई जाती है। तो यूपी के जलवायु को वैसे तो हम नाम देते हैं उपोष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु, और भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। हमारे यहां जलवायु और मौसम ऐसा भी नहीं है कि पूरे प्रदेश में एक तरीके के पाए जाएं। इनमें स्थानिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं, स्थानिक विशेषताएं भी पाई जाती हैं। एक समान जलवायु क्षेत्र आपको पूरे प्रदेश में नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। कई विद्वानों ने इसमें कोशिशें की, कई विद्वानों ने इसको बांटा। तो कोपेन महोदय थे, कोपेन महोदय को आप जानते हैं, कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण आपने पढ़ रखा होगा। तो कोपेन महोदय ने इसको वर्गीकृत किया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शुष्क शीत वाली मानसूनी प्रकार की जलवायु में आता है। कोपेन, यूपी को इन्होंने कहा शुष्क शीत मानसूनी जलवायु इसके अंतर्गत आता है। त्रिवार्था महोदय ने उत्तर प्रदेश को आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत माना। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत माना। किसने माना? त्रिवार्था महोदय ने। लेकिन यहां पर यूपी को देखो विभाजित नहीं किया गया है। फिर आते हैं आरएल सिंह। आरएल सिंह उत्तर प्रदेश पे काम करते हैं, और आरएल सिंह का जो वर्गीकरण है इसके अकॉर्डिंग आरएल सिंह इसको कई भागों में बांटते हैं। यह वर्गीकरण हमारे लिए मान्य है और इसी वर्गीकरण को हम देखने जा रहे हैं। यही जो वर्गीकरण है इसको हम देखने जा रहे हैं। तो ये जो वर्गीकरण हम करने जा रहे हैं वो इन्हीं के अकॉर्डिंग है, आरएल सिंह। तो जलवायु जो उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश का जलवायु वर्गीकरण, यहां पे इसको लिखिए उत्तर प्रदेश का, जलवायु प्रदेश का नहीं, उत्तर प्रदेश का जलवायु वर्गीकरण, ये आरएल सिंह के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। ये आरएल सिंह, इन्होंने पहला जो विभाजन किया, इन्होंने कहा कि उप आर्द्र महाद्वीपीय प्रदेश एक हमारे यहां पाया जाता है। गंगा का जो ऊपरी मैदान है, ऊपरी गंगा मैदान, उसको इन्होंने इसमें शामिल किया और इन्होंने कहा कि जुलाई का औसत तापमान 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में,
ऊपरी गंगा मैदान इसके अंतर्गत आता है, ये क्षेत्र हो गया। टेम्परेचर की बात की जाए तो जुलाई में इन्होंने कहा 25 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और दूसरा टेम्परेचर आपका जनवरी में लिया जाता है। जनवरी में इन्होंने कहा कि 17 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पाया जाता है। 17 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो ठीक ठाक होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, न कम होती है। 75 टू 150 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ वर्षा होती है। दूसरा है उप आर्द्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश। हर जगह पे जलवायु प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली वहां पे वर्षा और टेम्परेचर की बात करेंगे। तो उप आर्द्र मध्यवर्ती, उप आर्द्र है, आर्द्र आ रहा है ना, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग, प्रदेश का उत्तरी भाग ये आ रहा है। यहाँ का टेम्परेचर जो जुलाई का है और जो जनवरी का है, दो टेम्परेचर लेंगे और रेनफॉल लेंगे। यहाँ की जो वर्षा है वो 150 से 200 सेंटीमीटर के मध्य आपको मिल जाएगी। और जुलाई के महीने में यहाँ टेम्परेचर आपका 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में हो जाएगा। और यहाँ पर जनवरी में उत्तरी भाग का टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेगा, 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेगा। और 150 सेंटीमीटर से यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर, कुछ क्षेत्र होंगे जहां पे 100 सेंटीमीटर की भी वर्षा होगी, तो अगर उनको भी आपको शामिल करना है तो आपको इसको 100 से 200 लिख लेना चाहिए, ये पाया जाएगा। तीसरा इन्होंने कहा आर्द्र दक्षिण पूर्वी जलवायु प्रदेश। आर्द्र ये दक्षिण पूर्वी यानी कि जो दक्षिण वाला हिस्सा है, सोनभद्र जिले का दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत आएगा, है ना, सोनभद्र के आसपास की, सोनभद्र जिले का दक्षिणी भाग। यहाँ पे टेम्परेचर हम देखेंगे तो जुलाई और जनवरी में टेम्परेचर, इसको मोटे तौर पे याद भी रखिएगा, ये आपके काम आने वाला है, ऐसे ही आपको लिख के आ जाना है ना। यहाँ पे भी वर्षा लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर आएगी। 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान जुलाई में पाया जाएगा, और 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जनवरी में, और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा का ये भी क्षेत्र होगा। तीसरा जो आपका है, चौथा, आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश। आर्द्र शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश इसको बोलते हैं, आर्द्र शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश। ललितपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश का, वो इसके अंतर्गत आता है। ललितपुर जिला इसके अंतर्गत आता है। टेम्परेचर यहां पर देखें तो जुलाई और जनवरी ये दो टेम्परेचर, और रेनफॉल, ठीक है। अब यहां पर आपका, और ठीक इसी तरीके से हम यहां पे भी देख लेंगे। ये ललितपुर जिला है। जुलाई का जो तापमान यहां पर पाया जाएगा लगभग 25 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, और ये 15 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। और यहाँ पर जो वर्षा होगी वो कम होगी, 50 से 100 सेंटीमीटर। अगला आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश है। इसके अंतर्गत पश्चिमी हिस्से, जो पश्चिमी जिले हैं, सहारनपुर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बागपत, पश्चिमी जिले इसके अंतर्गत आएंगे। बागपत आ जाएगा, मथुरा है, आगरा तक, यहां तक आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, गौतम बुद्ध नगर, शामली, गाजियाबाद, मथुरा, सहारनपुर, अलीगढ़, बागपत, ये आ जाएंगे। यहां पर वर्षा बहुत कम होगी, 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी। जुलाई का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहेगा इतना, क्योंकि ये आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऐसे आपको जुलाई में नहीं मिलेगा। लेकिन न्यूनतम इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम तापांतर बहुत कम पाया जाएगा, 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और जनवरी में भी 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान यहाँ पर पाया जाएगा।
ये जलवायु प्रदेश हो गए। इतना लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को इन 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। लैंग्वेज देखिए, इसको आप लिख दीजिएगा, 5 पैराग्राफ छोटे छोटे बना दीजिएगा और एक मैप बना के, ये आप एक मैप लीजिएगा और इस मैप में इन प्रदेशों को दिखा दीजिएगा। जैसे हमने आपसे अभी बताया कि आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश, तो ये पूरा एरिया है, इधर वाला हिस्सा। हमने आपसे कहा आर्द्र शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, ललितपुर वाला पूरा जिला ये दिखा दीजिए। सोनभद्र आर्द्र दक्षिण पूर्वी जलवायु, तो दक्षिण पूर्व में ये आ रहा है। उप आर्द्र मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वो इसमें आ जाएगा। इस तरीके से आप, और उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु, तो गंगा का जो ऊपरी मैदान है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। एक मैप में आप इसको आसानी से दिखा सकते हैं। अब एक टॉपिक और इसके अंतर्गत है जिसको हमको देख लेना चाहिए साथ साथ में, उत्तर प्रदेश की ऋतुएं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं। ऋतुओं का स्पष्ट विभाजन कई बार मुश्किल होता है कि महीनों में उसको हम बांटें, लेकिन हम कहते हैं ना कि अभी शीत ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु चल रही है, लौटते मानसून की ऋतु, तो ये स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश में ये 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शीत ऋतु से। अब अगर शीत ऋतु की हम बात करें तो शीत ऋतु कब शुरू होती है? नवंबर के महीने से शुरू हो जाती है कि नहीं? मध्य नवंबर या नवंबर के बाद में दिसंबर से शुरू होती है, लेकिन मध्य नवंबर हम इसको मानते हैं। तो मिड नवंबर में ये शुरू होती है और जाएगी कब तक? जनवरी सबसे ठंडा महीना होगा, फरवरी तक ये जाएगी, है ना। और मिनिमम जो टेम्परेचर होगा ये आपका जनवरी में मिलेगा, यहां से ये स्टार्ट होगी। मिनिमम जो टेम्परेचर है ये जनवरी में मिलेगा। दैनिक तापांतर रहेगा, काफी ज्यादा रहेगा, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक दैनिक तापांतर इसमें मिलेगा, है ना। टेम्परेचर जो डिफरेंसेस हैं वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मिलेंगे दैनिक तापांतर। ये शीत ऋतु है। सबसे ठंडा पश्चिम में आपको मिलेगा। राज्य के जो पश्चिमी भाग हैं यहां पर आपको सबसे ठंडे जिले मिल जाएंगे। कोहरे, पाले, शीतलहर का प्रकोप, ये सब यहां पर ज्यादा नजर आएगा। और दक्षिण से जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, यहां पर ये पैटर्न पाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मैप में आप दिखा सकते हैं कि ऐसे दक्षिण से उत्तर जाने पे टेम्परेचर गिरता चला जाता है। दिसंबर के महीने में सूर्य जब मकर रेखा के ऊपर स्थित होता है तो उत्तर प्रदेश उस समय टेम्परेचर कम होता है, उच्च वायुदाबीय स्थिति के लिए जाना जाता है। और इसी समय उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराओं की दक्षिणी शाखा उत्तरी मैदान के ऊपर अवस्थित होती है। उत्तरी मैदान से समुद्र की ओर इस समय हल्की हवाएं बहती हैं, है ना, और साफ आसमान पाया जाता है, शुष्क और स्थिर हवाएं होती हैं। ये इस समय की विशेषता है। पश्चिमी विक्षोभ कभी आते हैं तो पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा शीत ऋतु में मौसम जो होता है वो हल्की बारिश वाला कभी कभी हो जाता है। 5 से 10 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती है। रबी, अगर ये हल्की वर्षा हो जाती है तो रबी की फसल के लिए ये लाभदायक होती है। ठीक है। दूसरा, अब हम देखें ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम जो होता है। हमारे यहां मार्च में ये शुरू हो जाता है। जैसे शीत ऋतु समाप्त होगी तो मध्य मार्च में, मिड मार्च में ये शुरू हो जाएगा, इसका प्रारंभ होगा। और जून तक तो बहुत बढ़िया, जून में अपने बिल्कुल चरम पे गर्मी होती है, बढ़िया लू चलती है। बाइक से दोपहर में निकल जाइए तो लगता है क्या मजा आया, है ना। और उसी में कहीं बीच में आइसक्रीम खा लिए तो गला भी जाम हो जाता है। ठंडक में गला जाम होना तो ठीक है, गर्मी में क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है और आप एकदम से ठंडा खाते हैं तो गला जाम हो जाता है ना। कर्क रेखा की तरफ सूर्य प्रस्थान कर रहा होता है, तापमान में खूब बढ़ोतरी होती है। मई जून का जो तापमान है आप देखेंगे 42, 45 डिग्री, 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलेगा। मई का औसत तापमान सबसे ज्यादा पाया जाता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। वैसे हर साल थोड़ा बहुत इधर उधर अंतर पाया जाएगा। दैनिक तापांतर 10 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेगा।
और जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग है, ये टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहां पर प्रेशर लो हो जाएगा, निम्न वायव्य दशाएं यहां पर पाई जाएंगी। लू इसीलिए चलेगी, इधर हवा आएगी, गर्म हवा, गर्म शुष्क हवा होती है, धूल भरी आंधियां चलेंगी, थोड़ी बहुत कभी कभी वर्षा होगी, संवहनीय वर्षा प्रकार की वर्षा, ज्यादा नहीं होगी, 10 से 25 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा यहां पर हो जाएगी। वहां पे 5 से 10 सेंटीमीटर विक्षोभों के कारण होती थी, इतनी हो जाएगी। लू है ना, आंधियां, आम लगा होगा, बढ़िया से छोटी छोटी अमियां लगी होंगी और बढ़िया आंधी आएगी और सब गिर जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगे। कभी कभी गेहूं की फसल के लिए भी जब गर्म हवाएं पहले चल जाती है तो दाने उसके सूख जाते हैं। बुंदेलखंड के पास आप जाएंगे, चरम की गर्मी मिलेगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहां पे मिलेगा। आगरा और झांसी सबसे ज्यादा गर्म जिले मिलेंगे आपको, और सबसे कम तापमान आपको बरेली में मिलेगा। यहां पर आगरा आप ले लीजिए और झांसी ले लीजिए, आगरा झांसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा। और अगर आप बरेली चले जाएंगे तो बरेली में टेम्परेचर कम मिलेगा, ये मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा। इस तरीके से पूरा प्रदेश आप देख सकते हैं। मई जून में तो पूरा प्रदेश ही गर्म ही रहेगा। फिर राहत देने आएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। शीत ऋतु के दौरान, ग्रीष्म ऋतु के दौरान खूब टेम्परेचर, उत्तरी मैदान में निम्न वायुदाबीय दशाएं, और इसी बीच में मानसूनी हवाओं का आगमन होगा। निम्न वायुदाबीय दशाएं रहेंगी। मैंने आपसे कहा कि टेम्परेचर यहां का हाई रहेगा तो प्रेशर लो रहेगा, तो हवाओं को, हवाएं किधर चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ऐसे ही तो हवाएं चलती हैं। तो इधर हवाएं आकर्षित होंगी, तभी तो बारिश होगी। अगर मानसूनी हवाओं का आकर्षण ना हो, यहां पे पहुंचे ना, टकराए ना, तो बारिश कैसे होगी? और जाके हिमालय में टकराएंगी और यहां पर वर्षा करेंगी। 1 जून को केरल में पहुंचेंगी, 15 से 20 जून के आसपास ये गंगा के मैदान में प्रवेश करेंगी। कभी कभी लेट हो जाएंगी, 25-26 जून भी बीत जाएगा, नहीं आएंगी। आप देखेंगे तो ये 2 शाखाओं में, अरब सागर की शाखा और पश्चिम बंगाल की शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून, यहाँ पे 2 भागों में विभक्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो पश्चिम बंगाल की शाखा से ज्यादा होती है। सॉरी, हाँ ठीक है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल मत बोलिए उसको, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। अरब सागर की शाखा से भी वर्षा होगी, लेकिन इससे कम मात्रा में वर्षा होगी। ये इधर से घूमकर यहाँ पे पहुंचेगा और इधर से ये जाएगा। यहां से जो आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा है, इस शाखा से ज्यादा वर्षा प्राप्त होगी। ज्यादातर वर्षा का कारण यही होगा। गंगा का मैदानी भाग दोनों से वर्षा प्राप्त करेगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी शाखा वर्षा करेगी, तो दोनों का संगम ही यही होता है। अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा का संगम ही उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन ज्यादातर वर्षा का कारण बंगाल की खाड़ी की शाखा है। और जैसे जैसे आप पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, इधर से पूरब से पश्चिम जाने पे जो रेनफॉल का पैटर्न है, वर्षा की जो मात्रा है, ये मात्रा कम होती चली जाएगी। पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहां पे ज्यादा वर्षा होगी। पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग में क्रमशः औसतन जो वर्षा होगी वो ऐसे पैटर्न बदलता चला जाएगा। पूर्वी भाग में 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा आपको मिल जाएगी, और जब आप पश्चिमी भाग में जाएंगे तो आपको 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा मिलेगी। सितंबर के महीने में निम्न वायुदाब क्षेत्र गंगा के मैदान से दक्षिण की ओर स्थानांतरित होगा। सूर्य का जैसे जैसे दक्षिणायन होगा, ऐसे ये इधर स्थानांतरित होगा। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश में मानसूनी वर्षा से धीरे धीरे वंचित होने लगेगा, और इसी को, जैसे ये शिफ्टिंग होगी दक्षिण की ओर, इसी को मानसून की वापसी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून की वापसी, लौटता हुआ मानसून। इसको मानसून की वापसी के नाम से या लौटते हुए मानसून के नाम से जाना जाता है। ठीक है।
अब यहां पर वर्षा नहीं होगी, फिर वो आप जो चेरी ब्लॉसम वगैरह पढ़ते हैं उसको जबरदस्ती यहां पे मत लिखिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा इसीलिए नहीं बताता हूं, आप सब कुछ लिखने लगते हैं, जितनी जानकारी होती है सब उड़ेल देंगे, आप लोगों को लगेगा कि अब लिख दो, अवसर आ गया है वो, अब चूको मत चूको चौहान, कूद पड़ो, जितना फैक्ट याद है सब लिख डालो, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को सही से रीड करो। सितंबर के अंत तक निम्न वायुदाब का क्षेत्र गंगा के मैदानों से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाता है और गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश में मानसून की स्थिति खो चुका होता है, मानसून की समाप्ति हो जाती है ना। और जब समाप्ति होती है तो एक बार झोंके से तेज वर्षा होके वो चला जाता है। बात समझ में आ गई? बस इतना लिख के अब इसी में आप लिखेंगे वो दक्षिण के तट पे वहां पे जाके चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, पूरी गाथा नहीं लिखनी है, ये उत्तर प्रदेश का आप लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण। उत्तर प्रदेश में वर्षा के वितरण को दिखाने के लिए यूपी के मैप को आप सबसे पहले ऐसे डिवाइड कर लीजिए, यहां से शुरू करिए, एक मैप बनाना आप सीख लीजिए, ऐसे इसको बना दीजिए और फिर यहां इतना केवल मिला देना है, यहां से शुरू करना है, ऐसे लेके जाना है, ऐसे करके ये, और फिर यहां से ये। अब ये 3 भाग में बट गया कि नहीं? उत्तर प्रदेश में अधिकतम वर्षा कहां से प्राप्त होगी? दक्षिण पश्चिम मानसून से, उसमें भी सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होगी? तो आपको मिलेगी बंगाल की खाड़ी की शाखा से। कब होगी? तो ये होगी जून के समय शुरू होगी और सितंबर तक जाएगी। 90% जो वर्षा होगी वो मानसूनी होगी, है ना, मानसून से प्राप्त होगी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसमें भी सबसे ज्यादा वर्षा कहां से होगी? तो वे आप बंगाल की खाड़ी से, ये सबसे ज्यादा होगी। होती है कि नहीं होती? 4 महीनों में ही, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन्हीं 4 महीनों के बीच में लगभग 3 महीने ही मिलते हैं, ये वर्षा होती है। और इन्हीं में राज्य का एक हिस्सा आपको मिलेगा बाढ़ से पीड़ित, और राज्य का एक हिस्सा आपको मिल जाएगा कभी सूखे से पीड़ित। पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा क्या होगी? अधिक वर्षा होगी, और पश्चिमी भाग में कम वर्षा होगी। पूर्वी भाग में बाढ़ों की स्थिति आ जाएगी और यहां पे सूखे की स्थिति आ जाएगी। तो राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होगी? पूर्वी भाग में। फिर उससे कम वर्षा कहां होगी? केंद्रीय भाग में। और सबसे कम वर्षा होगी पश्चिमी भाग में और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है इसमें। यानी कि सबसे ज्यादा वर्षा ये पूर्वी वाला हिस्सा, उससे कम ये, और तीसरा यहां पर ये हो जाएगा। अगर इसको हम दिखाएं, ऐसे बांट लीजिए, ये रेड से, ये पहला इधर हो गया, ये मध्य का, और सबसे कम इधर तीसरा, ऐसे दिखाएं। बात समझ में आ रही? उत्तर प्रदेश का जो वर्षा का वितरण हमको दिखाना है तो बहुत आप जिलेवार तो दिखा नहीं सकते, तो इसको आप 3 भागों में बांट के दिखा दीजिए। एक है इसमें मध्यम वर्षा का क्षेत्र, दूसरा है कम वर्षा का क्षेत्र, और तीसरा है अति निम्न वर्षा का क्षेत्र। एक चीज आपने इसमें देखा होगा कि अति वर्षा का क्षेत्र कोई नहीं है कि बहुत ज्यादा वर्षा होती है। मध्यम वर्षा का जो क्षेत्र है, भाबर और तराई क्षेत्र, भाबर और तराई क्षेत्र, ये वाला जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये नंबर 1 भाबर और तराई क्षेत्र, यहां पर वर्षा की जो मात्रा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक ठाक वर्षा यहां पर होती है। यहां से आप शुरू करेंगे तो सहारनपुर के बाद में ऐसे ये पूरी पट्टी आएगी, इधर बलरामपुर से आगे आप बढ़ेंगे कुशीनगर, महाराजगंज, ये पूरा एरिया इसमें आता है। तराई और भाबर का जो क्षेत्र है ये इसमें शामिल है। और यहां पर जब गोरखपुर आप पहुंचेंगे तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा आपको होती मिलेगी। मैक्सिमम रेनफॉल गोरखपुर में होता है। इसके बाद आता है दूसरे नंबर का कम वर्षा का क्षेत्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा एरिया इसमें शामिल है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद का क्षेत्र, ये सब इसमें शामिल है। मथुरा क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होगी। और सबसे लास्ट में आता है अति, यहां पे 50 से, ये जो कम वर्षा का क्षेत्र है, 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा यहां पर होगी। पश्चिमी क्षेत्र इसके लिए जाना जाता है। और अंत में आता है अति निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, ये तीसरा आप दिखा सकते हैं। ये जो वर्षा का क्षेत्र है ये सूखे से पीड़ित क्षेत्र है। झांसी, महोबा, बांदा, जालौन, ललितपुर, ये जो पूरा क्षेत्र है यहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है।
50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहां पर सूखे की स्थिति रहती है ना। ये क्षेत्र एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी इसी कारण से पिछड़ा है, क्योंकि खेती को पानी नहीं मिल पाती, वहां पे पानी नहीं मिल पाता, तो खेती किसानी कैसे हो। तो इसीलिए ये पूरा पिछड़ा क्षेत्र रह गया। और लास्ट में देखिए बुंदेलखंड पैकेज इसीलिए चलाया जा रहा है। बुंदेलखंड पैकेज में तो बहुत सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह का भी सब डेवलप होना है, एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इसी में किया जाना है, सब कुछ किया जाना है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो दो तरीके से मैप बना सकते हैं। एक तो आप इसको ऐसे बांट सकते हैं, सेंटर में करके, ईस्ट करके और वेस्ट करके, और दूसरा ऐसे, ये वाला ज्यादा सही है। आपको कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे कलरफुल दिखाएं, ये तो मैंने आपको दिखे, आपकी सुविधा के लिए ऐसा कर दिया है। आप कुछ ऐसे दिखा दीजिए, कुछ ऐसे ऐसे लाइन करके दिखा दीजिए, कुछ बेड़ी लाइन करके दिखा दीजिए। लेकिन मैप की प्रैक्टिस खूब ज्यादा करते रहिए। जितनी ज्यादा मैप आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी ज्यादा मैप आप घर पे बना लेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में आप उतना जल्दी मैप बना पाएंगे। तो इसको पढ़िएगा। ये आपकी जलवायु और ऋतुएं ये हो गई। इसमें जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण भी हमने उत्तर प्रदेश में देख लिया, और जो प्रश्न थे उसको भी मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच। लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप रोज लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रोज 4-5 क्वेश्चन तैयार करें, आप चाहते हैं कि उसका मॉडल आंसर भी आपको मिल जाए, आपकी कॉपी भी चेक हो जाए, आपकी गलतियां निरंतर दूर होती रहें, फाइनली सिलेक्शन चाहते हैं, तो हमारा एक कोर्स है मेंस आंसर राइटिंग का, बहुत अच्छा कोर्स है। उसमें आप जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर और कॉल, दोनों नंबर वो है, दो नंबर है, और दोनों पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो उस पर आप जानकारी लेके उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।